So let's start with these questions. हमारे ये तीनों क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा एक ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है इसका फॉर्मूला क्या है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहता है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। हमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है, उसका कुछ तो पर्पस होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा जो भी फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें फॉर्मूले पता है। हम गिवन डेटा से कहाँ से शुरुआत करेंगे? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दिया हुआ है। बी अपॉन ए क्या रहता है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा। अब देखो आपको ए इंटरसेक्शन भी मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है। बी बाई इज 0.5, ठीक है, एंड दिस इज 0.3। अगर नहीं आता है आपको करना तो आप इसको सीधा ऐसे भी 0.5 इज नथिंग बट 5/10 एंड दिस इज 3/10, ऐसे किया तो भी चल जाएगा। तो दिस बिकम्स आपका 15/100। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 3/20। अगर आप इसको अगर डेसिमल में लेकर आना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.15। ठीक है, हमें क्या मिला जी? हमें ये ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। अब ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही मिल गया, अब देखो यहाँ पर हमें जो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता है, अभी हमने ये कैलकुलेट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या आएगा हमारा? सीधा वैल्यू डालेंगे अब फॉर्मूले में। ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 0.15 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6, दिस इज नथिंग बट 1/4। तो ये क्या आएगा जी आपका? 0.25। इसका वैल्यू मिला जी हमें 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगेन हमें ये पता है, ये पता है, ये जस्ट हमने निकाला है। ठीक है, सीधा वैल्यू डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6 माइनस 0.15, 0.9 माइनस 0.15 मतलब 0.75, यही आपका 3/4। सेकंड वाला हुआ? अगेन हमें सेम चीजें फाइंड आउट करनी है, बस अब गिवन डेटा हमारा अलग है। हो गया नोट डाउन? और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, कल ही देखा था, राइट? तो अब यहाँ पर सीधा सॉल्यूशन हम कैसे शुरुआत करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी में हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे। गिवन डेटा और क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा, विच इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इधर भेज देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.5 इंटू 0.3। ये लास्ट के जैसे ही आया आपका। एंड ए यूनियन बी का फॉर्मूला
सॉरी हमें अब ये करना है ना, a बाई बी करना है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b. दिस इज 0.15 अपॉन 0.7. ये क्या आएगा जी? 15/70 भी लिख सकते हो. लाइक ये नीचे वाला प्राइम नंबर है बेसिकली. दिस इज नथिंग बट 1.5/7. ठीक है. ये नीचे जब प्राइम नंबर रहता है तो हम फ्रैक्शन में ही रखना प्रेफर करता है. 5 से डिवाइड होता है देखो, तो दिस बिकम्स 3/14. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में. इसको अगर आप एक सिंगल डेसिमल में करोगे तो ये नॉन रिपीट सॉरी रिपीटिंग कंटिन्यूअस. ठीक है, डेसिमल में. स्टिल ट्राई करके देखते हैं. 0.2 एंड सो ऑन. ये वैल्यू कंटिन्यूस होगा, रिपीट. नहीं 2.1. इस तरीके से. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये आपका आएगा जी 0.85, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जी 17/20. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. ये वाले क्वेश्चन के लिए अब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले. पहले दो क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी गिवन था. अब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्वेश्चन 3 के लिए गिवन डेटा सबसे पहले हम कैसे लेकर जाएंगे. अब प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा सबसे पहले? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस हमारे कितने डाइस रोल कर रहे हैं हम? ओनली 1. एक डाइस 6 देता है तो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर 6 ऑप्शंस है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पता चल रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है. तो हमें क्या पता चल जाता है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 2/3. इस तरीके से मिलेगा. बट हमें जो आगे जाकर पूछा गया, हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लगेगा दोनों जगह पर. यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी लगेगा दोनों जगह पर. अब देखो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, मतलब ये भी कैलकुलेट कर ही लेंगे. अब देखो और क्या फाइंड आउट करेंगे. ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले. ए इंटरसेक्शन बी कितने कॉमन एलिमेंट्स है? ओनली 1. तो ये क्या रहेगा आपका? 1/6. ए यूनियन बी कितने हो जाते हैं जी? 1, 2, 3 एंड 5. ये क्या हो जाएगा आपका? 2/3. अब नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी. बी इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है जी? 2 एंड 3 कॉमन है बस. इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/3. बी यूनियन सी 2, 3, 4, 5. दिस इज 2/3. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन सी. कुछ कुछ पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सब कैलकुलेट करके चलेंगे. ए इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है? 3 एंड 5, मतलब ये क्या रहेगा आपका? 1/3. ए यूनियन सी 1, 3, 5, 2 एंड 4, तो बेसिकली 5/6. इस तरीके से रहेगा. ओके, अब हमें कुछ अगर कंडीशनल लगता है तो निकाल लेंगे. ठीक है,
सो लेट्स स्टार्ट विथ, हमें जो सबसे पहले फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या रहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/6, बी क्या है प्रोबेबिलिटी 1/3, तो दिस बिकम्स 3/6, तो ये क्या आएगा हमारा 1/2, यही इवेंचुअली बनता है जी एक्चुअली 3/6, तो ये बनेगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए पूछा है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, तो दिस बिकम्स 2/6, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला जी 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 2/3, 3 कैंसिल, ये क्या आएगा आपका 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, this is 1/3, probability of A is 1/2, so this becomes 2/3। अब देखो जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें आपका कौन सा इवेंट जनरली इन्वॉल्व हो रहा है जी, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला क्या पता है जी, अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी, ये क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बट हमें ये पता है क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमें पता है क्या, हमें अब तक नहीं पता, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ सी रहेगा कुछ इस तरीके से। अब सीधा एग्जांपल के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो जी, ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारा 1 2 3 एंड 5 बनेगा, और हमारा सी क्या है जी ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढना है, क्या है 2 3 एंड 5, तो हमें क्या मिला जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ सी इज नथिंग बट ओनली 2 3 एंड 5, इस तरीके से। तो इसके अंदर 3 काउंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा जी, 1/2 रहेगा। यहाँ पर आप सीधा वैल्यू डाल सकते हैं जी 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 2/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी, अब ये क्या बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ 3 है, ओनली वन एलिमेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा आपका 1/6 एंड दिस इज 2/3, ये 3 2 ये आपका आ जाएगा जी 1/4। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स शुरू किया था एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हमने वो भी ऑब्जर्व किया था। क्या लिखा था याद है, अगर नहीं याद है आज हम उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कल हमने इंडिपेंडेंट इवेंट देखा था, याद आ रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या रहता है, इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ
ए के होने से बी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बी के होने से ए को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट हमने एक बेसिकली कंडीशन ये लिखा था जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉर्मली हो या फिर बी के बाद हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन रहता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर वही डाला है। सो प्रॉपर्टी 1, for two independent events A and B, for two independent events A and B, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Property 1 is nothing but conditional probability on independent events क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता, वही होता है जो नॉर्मली होता है, ठीक है, डेफिनेशन में ही देखा था। नेक्स्ट, अब देखो ये टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अगर हो गया, दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर रहे तो उसके लिए भी सेम रहेगा। फॉर एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स A1, A2, A3 अप टू AN, ऑब्वियसली ये सारे के सारे हमारे एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट वाले होने चाहिए, ठीक है, ये कॉइन वाला और डाई वाला मिक्स नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन विथ AN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये अप टू जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ AN तक। पहला वाला समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला सॉरी दूसरा वाला अगर समझना है तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट जस्ट से हमने 3 डाइस को क्या किया जी, रोल कर दिया, ठीक है, मैंने पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला एक इवेंट पकड़ लिया। मैं पहला इवेंट बोल रहा हूँ जी, फर्स्ट पे क्या आएगा, फर्स्ट इज लेट जस्ट से मैंने बोला जी पहला वाला ऑड नंबर आएगा पहले वाले पे, ठीक है। मैंने दूसरे पे बोला जी जो सेकंड वाला रहेगा ये क्या रहेगा जी, हमारा प्राइम नंबर रहेगा। एंड लेट जस्ट से मैंने बोला कि ये जो मेरा थर्ड रहेगा नंबर, थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बोला रहेगा, लेट जस्ट से, ठीक है। तो इवेंट ए के होने का बी या फिर सी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पहले डाइस के लिए का इवेंट है, ये सिर्फ दूसरे डाइस के लिए और ये सिर्फ तीसरे डाइस के लिए, और तीनों डाइस के ऊपर क्या आएगा, इसका एक दूसरे से कुछ लेना देना है क्या? नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के 3 या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जस्ट एक छोटा वाला एग्जांपल है, समझ में आया? ये क्लियर है? तो अगर हमारे n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स आए तो इनका इंटरसेक्शन निकालना भी काफी इजी रहता है। अब यहाँ पर एक नोट लिखो जी, here A1, A2, A3 up to AN are mutually independent events. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब अब यहाँ पर इन सब के अंदर कुछ भी सॉरी कॉमन पार्ट रहेगा, मतलब यहाँ से अगर मैंने n की जगह पर n से कम भी अगर उठाया, मैंने सिर्फ अगर पहले 3 भी अगर उठाए तो भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई रहेगा। मैंने n/2 एलिमेंट्स उठाए तो भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, n के n उठाए तो भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
और ये जो हमारा ए एंड बी थे, यहाँ पर कितने इवेंट्स थे? 2 थे, ठीक है। अब लेट जस्ट से हमारे पास ए बी और सी ऐसे टाइप के इवेंट्स है जिसमें क्या पता चला जी, सिर्फ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड सी नहीं है एंड बी एंड सी भी नहीं है, तो हम ऐसे टाइप को क्या बुलाते हैं जी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब है? जब ये पेयर में रहेंगे तभी, ए और सी वाला पेयर नहीं रहेगा, ठीक है। सो इफ ओनली two events are independent, they are pairwise independent events. थर्ड प्रॉपर्टी, अब लेट जस्ट से हमने क्या लिए जी, 2 ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे, फॉर 2 independent events A and B, number 1, A bar and B are independent, A and B bar are also independent, A bar and B bar are also independent. A coin is tossed 3 times. Event M is head on first coin. Event N is tail on last coin. Event P, head is after tail. At least 2 heads. अब इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो क्रॉस चेक करने के लिए हमें सिर्फ इनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है एंड इनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि देखो ना हर फॉर्मूले में क्या आया हमारा, सिर्फ इंटरसेक्शन ही आया, ठीक है। उनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी एंड देयर इंटरसेक्शन, एंड ये अगर मैच होता है हमारा पहला वाला प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जोड़ियों में ही काम करेंगे।
लेट्स जस्ट से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं, सबसे पहले हम जाएंगे जी फॉर सैंपल स्पेस। ठीक है, हमारे कॉइन कितने टॉस करे जी, 3। हमारा एक कॉइन कितने ऑप्शंस देता है, 2 ऑप्शंस देता है, और हमने 3 कॉइन टॉस करे तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 8 रहेंगे। अब देखो छोटा सैंपल स्पेस है तो विजुअलाइज करने के लिए इसको हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो देखो, हेड्स 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 कॉमा, हेड्स हेड्स टेल, heads tail heads and tail heads heads, heads tail tail, tail heads tail, tail tail heads, tail tail tail। ऐसे क्यों लिखा है बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे कितने हेड्स है जी, 3। यहाँ पर मेरे 2 हेड्स, यहाँ पर मेरा सिर्फ 1 हेड, और यहाँ पर मेरा 0 हेड। ठीक है, टोटल 3 रहेंगे। अब यहाँ पर 2 हेड है मतलब हमारा 1 टेल रहेगा, यहाँ पर हमारे 2 टेल्स रहेंगे, और यहाँ पर हमारे 3 टेल्स रहेंगे। ठीक है, एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम की तरफ आता है। डिनोमिनेटर में तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, 8 ही रहेगा यहाँ पर। अब ठीक है, अब एम इवेंट को फॉलो करने वाले कितने हैं जी, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे 3 कॉइन्स हैं, हेड्स ऑन फर्स्ट कॉइन मतलब 1C1, एक में से एक ही तो चूज करना है। यहाँ पर क्या रहेगा जी, कोई भी 2 में से एक, हेड या फिर टेल में से। तो कितना होगा ये, 1 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4/8। ये क्या रहेगा जी हमारा 1/2। ये रहा आपका अल्जेब्रिक प्योर कॉम्बिनेशन को यूज करके। ऐसे अगर बनाओगे तो देखो, गिनना है बस, पहले पे हेड होना चाहिए, 1 2 3 4, और कहीं पर रह गया नहीं, तो 4/8। आपको जो तरीका सही लगे ना वो यूज कर सकते हो, बट ये इसकी आदत डाल, बड़े वाले प्रोसेस जब आपका सैंपल स्पेस काफी बड़ा रहता है तो ये हेल्प करेगा। हमने कैसे फिलअप किया समझ में आया, हेड ऑन फर्स्ट, तो पहले के लिए हेड और टेल कितने ऑप्शन है, 2 या 1 है, सिर्फ एक ही रहेगा पहले के लिए, हेड आना चाहिए भाई, इसलिए हमने क्या लिखा 1C1। दूसरे और तीसरे के लिए हमेशा कितने ऑप्शंस रहेंगे, 2 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, एन निकालो जी, टी ऑन लास्ट कॉइन अगेन 1 2 3 4, तो हमें क्या मिलेगा जी, ये 2C1 इंटू 2C1 इंटू 1C1। यहाँ पर हेड और टेल, यहाँ पर हेड और टेल, बट यहाँ पर सिर्फ टेल, अपॉन 8, that is 4/8, it becomes 1/2। probability of event P, head is after tail। अब देखो यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला आप ढूंढते हुए नहीं बैठ सकते, ऐसे टाइम पे हमें विजुअलाइजेशन से यूज होता है। हेड इज आफ्टर टेल मतलब पहले टेल रहेगा बाद में हेड होना चाहिए, तो इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले टेल होना चाहिए बाद में हेड। 1 2 3 4, 4 जगह पर हुआ है बस, तो ये भी क्या रहेगा जी हमारा 4/8, दैट इज 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू देखो आप, एटलीस्ट 2 हेड्स, 1 2 3 4, सबका सेम आया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इनका देखेंगे जी हम इंटरसेक्शन। हमारे पास कितने इवेंट्स हैं, 4। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 2। ऑर्डर मैटर करेगा क्या, नहीं, तो 4C2, 4C2 क्या होता है, हमारे 6 पेयर्स बनेंगे। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे जी, एम इंटरसेक्शन एन, एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन क्यू, एन इंटरसेक्शन पी, एन इंटरसेक्शन क्यू, एंड पी इंटरसेक्शन क्यू। इससे ज्यादा टाइप्स बनेंगे क्या, नहीं, 6 ही बनता है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन क्या रहेगा, एम इंटरसेक्शन एन मतलब पहले पे हेड होना चाहिए और आखिरी पे टेल होना चाहिए, यही रहेगा। पहले पे हेड और आखिरी पे टेल, 1 2, और क्या मिला, नहीं। यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं जी, 2/8, दैट इज
1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी निकालो। एम इज हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, बट हेयर हेड इज आफ्टर टेल। फर्स्ट पे अगर हेड रहे, हेड इज आफ्टर टेल मतलब हेड के पहले क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। बट अगर हेड अगर फर्स्ट पे रहेगा, मतलब देखो हेड फर्स्ट पे रहने वाले हमारे कितने ऑप्शन है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। अब इन ऑप्शंस में ढूंढना है जी हेड इज आफ्टर टेल सिर्फ एक ही जगह पर है, ठीक है। तो इसका क्या मिला जी हमें 1/8 मिला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन क्यू, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एटलीस्ट 2 हेड्स, ये क्यू है अपना एटलीस्ट 2 हेड्स वाला। अब यहाँ पर हेड ऑन फर्स्ट कॉइन 3 जगह पर है, ठीक है। तो दिस बिकम्स 3/8 एन इंटरसेक्शन पी। टेल ऑन लास्ट कॉइन एंड हेड इज आफ्टर टेल। टेल ऑन लास्ट कॉइन मतलब हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर हेड इज आफ्टर टेल कहां पर है, सिर्फ एक ही जगह पर है, हेड इज आफ्टर टेल। इधर किधर है, बट ये उसमें नहीं है ना, लास्ट, बट लास्ट में टेल भी तो चाहिए ना, हम इन चारों में देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, इसमें सिर्फ एक ही जगह पर है। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 1/8 हो जाएगा। एन इंटरसेक्शन क्यू एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब ये वाला पार्ट। ये पहले चारों में हमें क्या देखना है जी, टेल ऑन लास्ट कॉइन कितनी जगह पर है, सिर्फ एक ही जगह पर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जी हमारा 1/8 आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, हेड इज आफ्टर टेल एंड एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब ये वाला पार्ट, और यहाँ पर हेड इज आफ्टर टेल मतलब ये एक ही है, नहीं यहाँ पर भी तो है, 2 है, ठीक है। तो 2/8 दैट इज 1/4। अब देखो हमें क्या क्रॉस चेक करना है, एम इंटरसेक्शन एन है ना, तो इज ये हो रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। ये हो रहा है कि नहीं, बस यही चेकआउट करना है। ये सबका प्रोबेबिलिटी क्या है इंडिविजुअल, 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। तो देखो एम इंटरसेक्शन एन क्या मिला 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, एम एंड एन आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये सिर्फ दो के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट एम एंड पी है क्या, नहीं होता, एम एंड क्यू नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पी एंड क्यू होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर पी एंड क्यू आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बट अगर ये वाले बोलेंगे तो ये है क्या, नहीं, ये सारे एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, एम के साथ सिर्फ एन आएगा। तो ये हमारा कौन सा कैटेगरी फॉलो करता है जी, ये जो हमने नोट्स लिखे थे ना उसमें से जो सेकंड वाला पार्ट था, व्हेन ओनली 2 events are independent, they are pairwise independent events. So these are not mutually independent events. M and N are pairwise independent events, P and Q are pairwise independent events. ऐसा क्वेश्चन लो, a coin is tossed and a die is rolled. A coin is tossed and a die is rolled simultaneously. A coin is tossed and a die is rolled simultaneously. Event A is defined as head appears.
event B is defined as prime number on die. Check if A and B are independent. इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस के देखते से पता चल जाता है भाई पहले इवेंट कॉइन पे हो रहा है, दूसरा इवेंट डाइस पे हो रहा है, और कॉइन पे क्या होता है उसका डाइस से कुछ भी लेना देना नहीं है, डाइस पे क्या होता है उसका कॉइन से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो दीज टू आर इंडिपेंडेंट। बट अगर इसको अगर थ्योरेटिकली करना है तो भाई सबसे पहले क्या होगा, सैंपल स्पेस। दो चीजें हो रही हैं, एक कॉइन टॉस हो रहा है जो 2 ऑप्शन लेकर आता है, और एक डाई रोल हो रहा है जो 6 ऑप्शंस लेकर आता है, तो हमारे सैंपल स्पेस में कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। तो क्या होगा H1 H2 H3 H4 H5 H6, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब वो लिखते नहीं बैठूंगा मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा जी, 12 में से, अब देखो ना, हेड अपीयर्स, लेट्स जस्ट से दिस इज फॉर कॉइन एंड दिस इज फॉर डाई। ठीक है, कॉइन पे हेड चाहिए, तो हेड के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे जी, 1C1। डाई के ऊपर कुछ है क्या कंडीशन, तो दिस बिकम्स 6C1। ये क्या आएगा टोटल 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो 6/12 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो अब, प्राइम नंबर ऑन डाई। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से दिस इज फॉर कॉइन दिस इज फॉर डाई। कॉइन के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या, नहीं। डाई के ऊपर क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए। हमारे कितने प्राइम रहते हैं, 2 3 एंड 5, तो ये यहाँ पर क्या आएगा जी 3C1, तो 2 3 6, ये क्या होगा जी 6/12 दैट इज अगेन दिस इज 1/2। अब हमें क्या करना है जी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंडिपेंडेंट के लिए हम यही चेकआउट करते हैं, देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा जी, हेड ऑन फर्स्ट, मतलब यहाँ पर 1C1 रहेगा, और यहाँ पर प्राइम मतलब यहाँ पर क्या रहेगा 3C1 रहेगा। ये कितना है जी आपका 3/12, दिस बिकम्स 1/4। तो चेकआउट करो वेदर P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ इंटरसेक्शन B और नॉट। अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, इक्वल अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। Two dice are thrown. Two बाकी है क्या, ये हो गया लेफ्ट साइड। Two dice are thrown. Event A is, सीधे ये वाले फॉर्मेट में लिखना। Event A is sum of numbers on dice is 11. Two dice are thrown. Event A, sum of numbers is 11. Event B is first die has number greater than 5. Same, check if A and B are independent. सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या रहेगा आपका 6² 36। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधा अब इवेंट्स के लिए जाएंगे।
सम ऑफ नंबर्स इज 11। 11 भाई 5 एंड 6 या फिर 6 एंड 5 से ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम सीधा क्या बोल सकते हैं, दिस इज आइदर 5,6 और 6,5। तो मतलब ये क्या रहेगा जी, 2/36 रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी। टू अपॉन 36 दैट इज 1/18। नेक्स्ट बी इवेंट क्या है जी, फर्स्ट डाई हैज नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ 6 ही आ सकता है, दूसरे पे कितने ऑप्शंस रहेंगे, 6C1। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज 1C1 इंटू 6C1, दिस इज 6/36 दैट इज 1/6। अब हमें क्या चेकआउट करना है जी, इंटरसेक्शन बी। अरे पहले का अपना आंसर ये आएगा ना, फर्स्ट डाई हैज नंबर ग्रेटर देन 5, तो सिर्फ 6 ही आएगा। नहीं सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये सही था। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या रहेगा, सम इज 11 और पहले पे क्या होना चाहिए जी, नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसा एक ही मिलता है, ठीक है। तो दिस बिकम्स 1/36। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये मिलता है क्या, नहीं मिलता, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब कब आते हैं ये आपको पता चलेगा। Question: A bag has 5 black, 7 red and 8 white balls. इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। 4 balls are drawn। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है, देखो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट जब डाला था तब कंडीशनल था, अब ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट वन आफ्टर अनदर। मतलब ये टोटल अगर 20 बॉल्स है, पहला ड्रॉ किया, नोट डाउन किया, उसको वापस अंदर डाल दिया, तो सेकंड ड्रॉ के लिए भी अब कितने रहेंगे, 20 रहेंगे, तीसरे के लिए भी 20, चौथे के लिए भी 20। पहले में क्या निकल रहा है उसका तीसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, चौथे से भी कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा सेटअप है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी number 1, all are black. Number 2, no red ball. Only 2 white balls। ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट ये नहीं रहेगा, पहला ड्रॉ, दूसरा ड्रॉ, तीसरा ड्रॉ एंड चौथा ड्रॉ, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते टाइम हम क्या करेंगे जी, हमारे सैंपल स्पेस में कितने हैं जी, बैक के अंदर 20 है और हम वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, मतलब एट ए टाइम कितने निकाल रहे हैं, एक ही निकाल रहे हैं। तो हमारा 20C1, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा जी, 20 रहेगा। अब यहाँ पर आपको
ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वजह से क्या कर सकते हो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल हर जगह पर कांस्टेंट ही रहेगा। ब्लैक बॉल क्या है जी, 5/20, ये जी 7/20 एंड दिस इज 8/20। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सबसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए देखेंगे, हमें क्या पूछा है जी, ऑल आर ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो हर जगह पर क्या आएगा जी, सिर्फ ब्लैक बॉल आने का ही प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले 20 बॉल थे, 20 में से 5, मतलब दिस इज 5/20 ब्लैक बॉल था, नोट डाउन किया हुआ, वापस अंदर डाल दिया। दिस इज अगेन 5/20, अगेन 5/20, अगेन 5/20। तो क्या आएगा जी आपका 1/4 का पावर 4 आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसा क्वेश्चन कल किया तो नीचे क्या आ रहा था, 20, फिर इंडेक्स के लिए 19, फिर 18 एंड 17 एंड सो ऑन। सेकंड, नो रेड बॉल। अब नो रेड बॉल मतलब रेड को अगर हटा देंगे तो हमारे पास कितने बॉल बचे, 13 बॉल बचे। 13 में से कोई भी है, इसका मतलब क्या हुआ, 13/20 इंटू 13/20 इंटू 13/20 इंटू 13/20, कितना आएगा जी आपका 13/20 का पावर 4। only 2 white balls। हमें क्या पता चला, हर बार डिनोमिनेटर में 20 का पावर 4 ही आने वाला है, ठीक है, हर एक ड्रॉ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे। देखो ओनली 2 वाइट बॉल्स, इसका मतलब क्या रहेगा, लेट जैसे पहला वाइट है और दूसरा वाइट है, ये जगह फिक्स रहेंगे। हमारे तीसरे और चौथे प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे, ब्लैक एंड रेड। तो क्या हो सकता है, दोनों के दोनों ब्लैक हो सकते हैं, दोनों के दोनों रेड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा बोल के चल रहा है, बट यहाँ पर ऐसा बोले क्या फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए बाद में ये सिलेक्शन हो गया, बाद में इसको हम क्या करेंगे जी, अरेंज भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे और ऑप्शंस क्या बनते हैं, लेट जैसे दीज आर 2 वाइट बॉल्स, यहाँ पर रिमेनिंग के लिए कितने ऑप्शंस बनेंगे, पहला ऑप्शन, अब यहाँ पर दोनों क्या हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन अब क्या हो सकता है, दोनों के दोनों ब्लैक हो सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है जी, एक रेड और एक ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो पहली जगह पर व्हाइट बॉल आने का चांसेस 5/20, सॉरी 8/20, यहां पर भी अगेन 8/20। अब सिर्फ रेड बॉल्स 7/20 इंटू 7/20। अब सिर्फ ब्लैक बॉल्स अगर रहेंगे तो क्या आएगा, ये सेम पार्ट नीचे वैसा का वैसा, और अब व्हाइट के लिए क्या आएगा जी आपका, सॉरी ब्लैक के लिए 5/20 इंटू 5/20 आएगा, और यहाँ पर नीचे एक रेड और एक व्हाइट, एक बार 7/20 और एक बार 5/20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, अरेंजमेंट में तो बाकी है, ये सिर्फ क्या हो गया जी हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 2 व्हाइट 2 रेड 4 फैक्टोरियल, 2 रिपीटिंग पार्ट, इसलिए अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 व्हाइट 2 ब्लैक, तो इसलिए अगेन 8/20 इंटू 8/20 इंटू 5/20 इंटू 5/20, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। बट यहाँ पर क्या होगा जी, 8/20 इंटू 8/20, 2 वाइट है, सॉरी हाँ 2 वाइट है बस, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा जी,
एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा अब, ये पहला वाला रो चेकआउट करते हैं। 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 अपॉन 4 इज 6, ठीक है। तो बाहर हमने लिख दिया जी लेट जैसे 6। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 20 का पावर 4, ये रहा हमारा पहले का प्रोबेबिलिटी, प्लस अगेन ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 6। यहाँ पर 8 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 20 का पावर 4, प्लस यहाँ पर 8 स्क्वायर 7 इंटू 5, और वहां पर क्या है जी 12। सो 12 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 20 का पावर 4। अब देखो तीनों के यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो पार्ट है कॉमन ले सकते हैं, कैलकुलेशन में मत लो। 8 स्क्वायर तीनों जगह पर कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया जी 8 स्क्वायर एंड 20 टू द पावर 4 कॉमन निकाला, तो तीनों का एडिशन देखो क्या आएगा, 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 इंटू 12, सो 12 इंटू 35, ऐसा बोल दिया तो भी चलेगा, इसको बस सिंप्लीफाई करना रहेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या हुआ, हमारा सैंपल स्पेस पहले में और दूसरे में या फिर तीसरे में क्या रहता है, थ्रू एंड थ्रू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के जैसे ही रहता है, हमें पता चल गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट रहेगा तो जो भी इवेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। ओके, हो गया नोट डाउन एवरीवन। आज हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे जी, आज हम देखेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स एंड इक्वली अनलाइकली इवेंट्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स में कितने रहते हैं जी, कितने रहते हैं, आउटकम सिर्फ एक ही रहता है, इट्स लाइक अ सिंगलटन सेट, ये तो पता है, याद आ रहा है, ठीक है। तो पहले सेटअप अंडरस्टैंड करते हैं। Equally likely and unlikely events. These are two types. Equally likely events और ये फर्स्ट, एंड दूसरा वाला क्या रहेगा, इक्वली अनलाइकली इवेंट्स। इनका मतलब क्या रहता है पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एक बात तो पता चल गया, जो लाइकली नहीं होगा वो अनलाइकली होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, लाइकली वाला पार्ट। एग्जाम्पल के ऊपर देखेंगे। लेट जैसे मैंने एक डाई को रोल किया, ठीक है, मेरे पास एक डाई है, लेट जैसे मैंने इसको रोल किया, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस आते हैं, 6 ऑप्शंस आते हैं। लाइक आइदर 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। हर एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना रहता है, हमारे सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6। दिस इज 1 नंबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, देयर प्रोबेबिलिटीज देखना अब यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स देखना अब यहाँ पर, ठीक है। इसका भी 1/6 है, इसका 1/6 है, इसका भी 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, ऐसा है। ये सब का एडिशन देखो कितना आता है, इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट जैसे हमने क्या किया जी, हमने ना एक हेड्स एंड टेल वाले कॉइन को टॉस किया, हमारे पास कितने ऑप्शंस बनते हैं, हेड्स एंड
टेल्स, दो ही ऑप्शन है और हर एक का आने का चांस कितना है जी, 1/2 एंड 1/2। सच टाइप ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हर एक एलिमेंट्री इवेंट का आने का चांस इक्वल है। मैंने अगर बोला इक्वली लाइकली इवेंट जिसमें 6 आउटकम है तो भाई हर एक आउटकम का 1/6 1/6 1/6। मैंने अगर बोला इक्वली लाइकली एक इवेंट है जिसके अंदर 12 है एलिमेंट सैंपल स्पेस में, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 1/12 1/12 1/12 एंड 1/12। कहां तक भाई, सबका प्रोबेबिलिटी टोटल करने के बाद कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि 1 के ऊपर कभी नहीं जाता। 1 इज फॉर सैंपल स्पेस एंड सैंपल स्पेस इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल इवेंट्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब अनलाइक कब होता है वो देखेंगे। पहले ये लिख लें, इसमें से जी सबसे पहला वाला पार्ट ले लो जी, इक्वली लाइकली इवेंट्स। For any random experiment, when probability of every elementary event is इक्वल, और यहां पर हम क्या बोलेंगे जी, अलाइक। अलाइक मतलब एक जैसे। Such random experiment produces equally likely elementary events। और ये तभी होगा जब आपके कितने रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, सिर्फ ओनली वन, देयर इज नो कंडीशन, ओनली वन। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है जी, ए डाई इज रोल्ड। ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा जी, 6 में से कोई भी एक, दैट इज 6C1, दैट इज 6। तो देखो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 6 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/6 रहेगा। हर एक एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक के लिए देख रहे, इसलिए न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और डिनोमिनेटर में देखो हमेशा क्या रहेगा, सैंपल स्पेस रहेगा, सैंपल स्पेस। सो फॉर एनी इक्वली लाइकली इवेंट, अगर बोला लेट्स जस्ट से सैंपल स्पेस हैज n elements and दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वली लाइकली प्रोड्यूस करता है, ये अगर बोला तो हम क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पर अगर जो n एलिमेंट्स है हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ये अप टू जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इक्वल्स टू 1/n, क्योंकि n एलिमेंट्स है सीधा 1/n, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है तो 1/n
6, हेड्स एंड टेल्स में 2 एलिमेंट से तो 1/2। अगर मेरा 20 फेस वाला अगर डाई रहा तो 1/20। इस हिसाब से मेरे पास 52 कार्ड्स है, हर एक कार्ड आने का चांसेस 1/52। दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। बट ये कब होता है? जब आपके कितने रैंडम एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं? सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है, तब होते हैं इक्वली लाइकली। इसको जो कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, मतलब कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे रहेंगे जिनका एक है और कुछ रहेंगे जिनका अलग ही है, ठीक है। उस टाइप का एक एग्जांपल देखेंगे। ऑब्जर्व करो, लेजस से हमें बोला है जी, पहले क्या करा है जी? कॉइन टॉस करा। कॉइन के ऊपर अगर हेड अगर आता है तो वापस से क्या होगा जी? कॉइन टॉस होगा। बट अगर कॉइन टॉस के ऊपर अगर टेल अगर आता है तो क्या होगा जी? हमारा डाई रोल होगा। इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होने वाला है? कॉइन टॉस। इफ हेड अपीयर्स देन कॉइन इज टॉस्ड अगेन। इफ टेल अपीयर्स देन अ डाई इज रोल्ड। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर पहले पे हेड आया, यहाँ पर अगेन कॉइन कितने ऑप्शन देंगे? हेड्स एंड टेल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला? हेड एंड हेड मिलेगा या फिर हेड एंड टेल ही मिलेगा? उसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। लाइक हेड्स टेल्स, ठीक है। अगेन यहाँ पर हेड्स के थ्रू गया तो यहाँ पर टेल्स के थ्रू गया तो। अब जब डाई रोल करेंगे, अब डाई के पास कितने ऑप्शंस रहते हैं? 6 ऑप्शंस रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 या फिर 6। कॉइन इंडिविजुअली इक्वली लाइकली है, डाई भी इंडिविजुअली इक्वली लाइकली है। बट अब जब इन दोनों का मिक्सचर हो रहा है एक नए टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तब अब क्या होगा जी? इक्वली अनलाइकली। मतलब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, यही मिलेगा। तो देखो ये जो फाइनल मिल है ये क्या बन जाता है? मेरा सैंपल स्पेस बन जाता है। तो अब देखो मेरे सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा? HH HT T1 T2 T3 T4 T5 T6। यहाँ पर मेरे कितने एलिमेंट्स हैं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 8 है। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर एक का क्या होना चाहिए? 1/8 होना चाहिए, बराबर है। बट नहीं होता, ठीक है। क्या होता है वो अब देखते हैं। हेड आने का चांस क्या है? 1/2। टेल आने का चांस क्या है? 1/2। अगेन ये वाले कॉइन में हेड आने का चांसेस 1/2, इधर टेल आने का चांसेस 1/2। यहां पर हर एक नंबर का आने का चांसेस 1/6 है। तो देखो अब क्या होगा? हेड पहला आने का चांसेस 1/2, दूसरा हेड आने का चांसेस ऑल्सो 1/2, 1/2 इंटू 1/2, सिमिलरली 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/6, सब क्या रहेंगे? अब ये 1/12 वाले रहेंगे। बट एक रूल तो फॉलो करेगा, ये सबका एडिशन कितना रहेगा? हमेशा इक्वल टू 1 ही रहेगा। ट्राई करके देखो, 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/12 6 टाइम्स 6/12 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी इक्वल है क्या? ये दोनों का इक्वल है और वो बाकी 6 का इक्वल है। बट पूरे में ऐसा 1/8 करके डिवाइड हुआ क्या? जैसा इसमें कर सकते थे, लेकिन एन के लिए हमने सीधा 1/n बोल दिया। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इक्वली अनलाइकली इवेंट्स मतलब जब आपके 2 से ज्यादा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को क्या करता है जी? मिक्सअप किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तब भी हमें ये मिलता है। बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये एग्जाम्पल लिखेंगे बट सबसे पहले स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करना है। फॉर एनी रैंडम इवेंट व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एलिमेंट्री इवेंट इज नॉट इक्वल अनलाइक such
रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस इक्वली अनलाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स। यही करना है बस, यही सेम स्टेटमेंट में। For any random experiment, when probabilities of all elementary events are unequal or unlike, such random experiment produces equally unlikely elementary events। अब इस टाइप के लिए सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते भाई, एन है तो सीधा हर एक का 1/n, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है हमें। तो इसका अगर हम एग्जांपल अगर देखेंगे तो जो भी देखा था वही लिखेंगे। A coin is tossed, if head appears it is tossed again, if tail appears a die is rolled। इसको विजुअलाइज करो। सबसे पहले क्या हो रहा है जी, कॉइन इज टॉस। तो ले जैसे पहला वाला पार्ट हमारा एक कॉइन है, इसको हम क्या करेंगे जी, एक तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा जी, टेल मिलेगा। नेक्स्ट, इफ हेड अपीयर्स, मतलब अब हेड अपीयर होगा तो वापस से क्या होगा जी, कॉइन टॉस होगा। तो मतलब एज के बाद वापस से कॉइन अगर टॉस होगा तो क्या मिलेगा, वापस से हेड मिलेगा या फिर अब टेल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा जी, 1/2। मतलब ये 1/2 चांस है और ये भी आपका 1/2 और 1/2 चांस है। यहाँ पर टेल आने का भी 1/2 चांस है। इफ टेल अपीयर्स अ डाई इज रोल्ड, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा। और हर एक का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है जी, हमारा 1/6 है यहाँ पर। तो अब इसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, इधर HH HT T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। अब हर एक एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर देखने अगर जाएंगे तो हम सीधा क्या करेंगे जी, ये प्रोसेस में सीधा मल्टीप्लिकेशन लेकर आएंगे। हेड के बाद हेड, तो फर्स्ट हेड वाला रास्ता फिर हेड वाला रास्ता, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये भी आएगा आपका 1/4। और ये नीचे वाले जो हैं डाइस के साथ जो आए, इन सब का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा जी, 1/12। हमारे स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स आर अनइक्वल और अनलाइक। इस टाइप का एक क्वेश्चन ले ले। ओके,
इक्वली लाइकली आपको इजीली आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। इक्वली अनलाइकली में हमें थोड़ा सा स्पीड कम करके, स्लो करके देखना पड़ेगा। वन बाई टू टेल वाला, फिर 1/6, एक के बाद एक हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना मैडम। ओके, क्वेश्चन लो। A die is rolled. A die is rolled if multiple of 3 appears. It is rolled again. If multiple of 3 appears, it is rolled again. For any other number, format डालो, if डालो, if any other number appears, a coin is tossed. Find conditional probability that tail appears when number is prime. हमारा डाई भी आ रहा है और हमारा कॉइन भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा जी, हमारा इक्वली अनलाइकली देगा। ठीक है, हम यहाँ पर सैंपल स्पेस में कितने आते थे वो सीधा फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकाल सकते थे, हमें ऐसा क्रिएट करना पड़ा। सेम चीज यहाँ पर, अ डाई इज रोल्ड इफ मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्स। तो देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस आपको यूनियन करके जाना पड़ेगा। जैसे कि डाई के बाद डाई आएगा या फिर डाई के बाद कॉइन आएगा, यही तो होगा ना, और डाई के बाद कॉइन आएगा। और जब रहता है तो हम क्या करते हैं जी, बेसिकली यूनियन करते हैं। तो अब यूनियन मतलब क्या रहता है, हमारा एडिशन ही रहेगा। अब डाई के बाद डाई, मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर्स, मल्टीपल ऑफ 3 कितने हमारे, 2 ही तो है, तो ये जगह इज 2c1 ऑन फर्स्ट, देन इट इज रोल्ड अगेन, मतलब सेकंड वाला भी डाई, सेकंड वाला डाई क्या है जी, 6c1, तो 2 into 6 हमारा क्या आएगा जी, ये 12 आएगा। नेक्स्ट, इफ एनी अदर नंबर अपीयर्स, तो 3 और 6 को छोड़ के कितने नंबर से, 4, तो 4c1 पहले पे, एंड कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज 2c1, 4 into 2 8, तो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर कितने रहेंगे जी एलिमेंट्स, 20 रहने वाले। इधर 8 थे ये वाले एग्जांपल में, इधर अब 20 रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 3 1 3 2 3 3 up to 3 6 6, 6 1 6 2 6 3 up to 6 6 6, 4 6 12 हो गए। नेक्स्ट, 1h 1t, 2h 2t, 4h 4t, 5h 5t, 8 हो गए। समझ में आया? अब पूछा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब ये इवेंट बी रहेगा और ये इवेंट क्या रहेगा जी, हमारा ए रहेगा। ए पहले हो रहा है, बी बाद में हो रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसका मतलब ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपका ए क्या है जी, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, और बी क्या है जी, टेल अपीयर्स। ठीक है, तो हमारा जो ए इवेंट रहेगा वो हम कहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे,
और बी इवेंट यहाँ पर हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि भाई टेल अपीयर डाइस पे नहीं होता है, सिर्फ वहां पर होगा। तो हमारा बी इवेंट यहाँ पर हो रहा है, तो हम ये सैंपल्स में से सिर्फ ये वाले पार्ट के ऊपर फोकस करने वाले। ऐसा कभी हुआ था क्या पहले, ये सैंपल स्पेस के सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ही फोकस करना पड़ रहा है? नहीं होता था। यही होता है जी इक्वली अनलाइकली इवेंट्स में। ओके, हमें अगर यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो ये वाला सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। इसमें क्या था जी, हमारे पहली जगह पर अदर देन 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर रहेगा, तो इसका मतलब अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा या फिर 5 रहेगा। कहाँ पर? कॉइन के ऊपर, सॉरी डाई के ऊपर, और कॉइन के ऊपर क्या रहेगा? हेड और टेल। ठीक है, तो कितने तरीके से जा सकते हैं जी? आपको 1 H 1 टेल मिल सकता है, 2 H एंड 2 टेल, 3 H एंड 3 टेल, सॉरी 3 नहीं 4 मिलेगा, 5 H एंड 5 टेल, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या बनेंगे जी, ये 3 1 3 2 3 3, ये नहीं लिखा तो भी चल जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ढूंढना ही नहीं, हमें जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जाता है। When number is prime, बट नंबर इज प्राइम के लिए हमें ये वाला भी पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 तो प्राइम नंबर है ना, 6 भले ही नहीं है, तो यहाँ पर 3 वाले कितने ऑप्शन है जी हमारे? 6। और यहाँ पर प्राइम नंबर वाले देखो कितने, 2 एंड 5, दैट इज मतलब 1 2 3 और 4, तो 6 प्लस 4, ये क्या हो जाता है जी हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, दैट नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। ठीक है, तो हमारा एन ऑफ ए अगर 10 आया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा जी? 10/20, ऐसा आएगा क्या? नहीं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, काउंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर सबका ये क्या था जी? एडिशन, सॉरी सबका काउंट क्या था? 12 था, तो इनका इंडिविजुअली क्या रहेगा जी? 1/12 ईच, और यहाँ पर क्या रहेगा जी? 1/8 ईच। यहाँ पर के 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इसलिए क्या होगा जी? ये 6 टाइम्स ऑफ 1/12 प्लस यहाँ के कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? सिर्फ 4 ही। ठीक है, तो दिस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ 1/8। ये अगर करेंगे तो क्या होता है जी आपका? अगेन 1/2 प्लस 1/2 एंड 1, लाइकवाइज प्रोबेबिलिटी इज 1। ये तो नहीं आएगा, नहीं ये सैंपल स्पेस की तरह एक्ट करेगा, सॉरी। तो रेफरेंस के लिए सैंपल स्पेस के अंदर हमारे 20 रहेंगे। फर्स्ट नंबर इज प्राइम, तो इवेंट ए को बोला जी नंबर इज प्राइम। तो यहाँ पर जो हमारा सैंपल स्पेस का जो पहला वाला पार्ट था जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स है, दैट इज 3 और 6 अपीयर्स, और ये जो 8 पार्ट्स थे यहाँ पर क्या आ रहा था जी? 1 2 4 एंड 5, इतना ही आ रहा था। यहाँ पर 12 में से हर एक के नाम के कितने थे? 6 थे। इसमें से प्राइम कौन सा है? 3। यहाँ पर हर एक का इंडिविजुअल क्या है जी? नंबर इज प्राइम ना, तो ये आने का चांस, या फिर सीधा ऐसा कर सकते हैं, नंबर इज प्राइम इज 3C1। फॉर डाई एंड यहाँ पर फॉर कॉइन। डाई जब हम रोल कप कर रहे हैं, हमारा सिर्फ जब ये था सिर्फ 3 रहेगा प्राइम वाला, और कॉइन जब कर रहे तब हमारा कौन रहेगा जी? 2 एंड 5 रहेगा, तो 2C1 एंड 1C1 आएगा, ये इस तरीके से। और आगे अगला वाला पार्ट के ऊपर डाई नेक्स्ट 6C1, कॉइन के लिए क्या रहेगा जी हमारा? 2C1। ये हो जाएगा जी टोटल काउंट, ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज 2 × 2 4, अगेन 6 + 4, अगेन क्या है जी हमारा? 10 ये आया। ठीक है, तो 10 बार ऐसा होगा जी हमारा प्राइम नंबर आएगा, और हमारे सैंपल स्पेस में कितने है जी? 20।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, पहले भी यही आया था अपना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टेल अपीयर्स। और देखो टेल अपीयर्स मतलब सिर्फ पहले पे क्या होना चाहिए, 3 या फिर 6 नहीं आना चाहिए, वो छोड़ के हमारा कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो मतलब पहली जगह पर क्या रहेगा जी हमारा 4C1, वैसा का वैसा था, और यहाँ पर क्या आएगा जी हमारा 1C1, क्योंकि हेड और टेल्स में से सिर्फ एक ही आना चाहिए, तो यहाँ पर आपके 4 एलिमेंट्स रहेंगे। 4/20 4/10, चार। पहले बस ये कैलकुलेट कर लो, हमारे प्राइम नंबर वाले 10 एलिमेंट रहेंगे और टेल अपीयर होने वाले 4 एलिमेंट्स रहेंगे। राइट साइड हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लो जी। वन टी 1H 2T 2H, सॉरी 2T 2H 4T 4H 5T and 5H। अब यहाँ पर देखो आपका चेंज, यहाँ पर ये सैंपल स्पेस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। ऊपर के हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा जी, 12 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी रहेगा जी 1/12, और यहाँ पर 8 एलिमेंट है ना, तो यहाँ हर एक का रहेगा जी 1/8। 1/8 1/12 ऐसा जाएगा क्या पक्का? 1/6 इंटू 1/6 जाएगा ऊपर वाले के लिए, क्योंकि दोनों डाइस है ना, तो 36 में से रहेगा। हर एक का यहाँ पर 1/36 रहेगा, माय मिस्टेक, यहाँ पर ये क्रॉस चेक कर लो। ऊपर क्या दोनों के दोनों डाइस ही रोल हो रहे हैं ना, तो 6 इंटू 6, तो हर एक एलिमेंट अपॉन 36, इस तरीके से होगा फॉर 12 एलिमेंट्स। और यहां पर देखो आपका आपका डाई अगर रोल हो रहा है तो आपका यहाँ पर 6 एंड इंटू आपका पॉइंट हो रहा है तो 12, तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 दैट इज 12। हर एक का यहाँ पर 1/12 रहेगा, और ऊपर हमारा क्या रहेगा जी 1/36, ठीक है। ऊपर कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, तो हर एक का अगर 36 है तो ये क्या हो जाएगा जी 12 टाइम्स ऑफ 1/36 प्लस ये कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है, तो 8 टाइम्स ऑफ 1/12। देखो ये 1 ही आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी। दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे जी, for sample space S, we have equally unlikely elementary events। ये जो इक्वली लाइकली उसको हम कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जी। फॉर die is rolled
ट्वाइस यहाँ पर आगे क्या होगा जी, और डाइज रोड ट्वाइस, sample space is actually 36, but only 12 elementary events occurs. Therefore, individual probability is 1 by 36 for 12 elements. For die is rolled and coin is tossed, ये बताने की जरूरत है सैंपल स्पेस 36 कैसा है, इट इज 61 इंटू 61 ऐसा हुआ जी। यहाँ पर डाई इज रोल्ड 61, कॉइन इज टॉस्ड 2C1, ये क्या आएगा जी 12, बट ओनली कितने एलिमेंट्स इवेंट्स हुए जी इसमें 8 ही आ गए, बट ओनली 8 elementary events occurs. Therefore, individual probability is 1 by 12 for 8 elements. अब सीधा ऐसा पकड़ के चलो, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते इक्वली अनलाइकली में, यहाँ का हर एक एलिमेंट जब जब लेंगे हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या पकड़ के चलेंगे 1 by 36, और नीचे वाला जब जब लेंगे तब लेंगे जी 1 by 12। अब हमें जो फाइंड आउट करना है इसका मतलब क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए फाइंड आउट करना है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए क्या बोल रहे जी, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर पहले रोल में आना चाहिए तभी तो आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहले रोल में प्राइम कहां पर आता है जी, यहाँ के 6 एलिमेंट्स पे आता है, बराबर। तो यहां पर देखो, यहां पर इवेंट ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए बोल रहे जी नंबर अपेयर्ड इज प्राइम। तो यहां पर ऊपर वाली जगह पर हमारे 6 ऐसे एलिमेंट्स है जहां पर हमारा प्राइम नंबर है, दैट इज 3, और हर एक का कितना है जी प्रोबेबिलिटी 1 by 36 है, प्लस नीचे वाली जगह पर भी तो प्राइम नंबर्स है, कितनी जगह पर है 1 2 3 एंड 4 जगह पर, 4 टाइम्स ऑफ 1 by 12, ये रहेगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दिस इज 1 by 6, दिस इज 1 by 3, 1 by 6 plus 1 by 3 1 by 2, वन बाय टू आता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमारा बी क्या है जी, टेल अपीयर्स, मतलब हमारे कौन से वाले पार्ट रहेंगे, दिस 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 एंड दिस, ये रहेंगे टेल अपीयर्स। बट हमें क्या चेक आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब टेल के साथ अब कौन ढूंढेंगे जी, हम प्राइम नंबर को ढूंढेंगे। तो टेल के साथ 1 इज प्राइम नहीं है, 2 है, 4 नहीं है, 5 है, तो कितने मिले यहाँ पर 2 मिले। बट ये दो जो मिले उनका इंडिविजुअल कितना है जी 1 by 12, तो दिस बिकम्स 1 by 6। तो आपको देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल जाएगा, सीधा वैल्यू पुट करो जी 1 by 6 अपॉन 1 by 2, तो क्या मिला जी 1 by 3।
इन अ स्कूल, ये क्वेश्चन ले लो, आखिरी वाला क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए, कल से हमें नया कंसेप्ट शुरू करना है। इन ए स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, इन ए स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, there are 450 girls, there are 450 girls, out of which 10% are in 10th class. Ten percent are in 10th class. What is the probability? What is the probability that a student chosen? What is the probability that a student chosen from class 10th is a girl? और क्या बोला है जी, ये जो गिवन डेटा है उसमें से क्या बोला जी, 10% किन में पड़ता है, 10th में पड़ता है। 10% जो पॉपुलेशन है वो किसका है जी, 10th वाला है। ठीक है, तो अगर हम 12th की क्लास में से अगर एक रैंडम स्टूडेंट, सॉरी 10th की क्लास में से अगर एक रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज अ गर्ल, दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी, 10th वाले स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। 1000 का 10% रहेंगे, मतलब हमारे 10th के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स है, 450 गर्ल्स है, उसमें से भी 10% किस में है, 10th में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन 10th कितना रहेगा जी, 45 रहेगा। उससे उसके हिसाब से बॉयज का भी पता चल जाएगा, नॉट गर्ल्स। गर्ल्स के इसको हमने क्या बोला जी, सेट जी या फिर इवेंट जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल, ये क्या रहेगा आपका 55। ठीक है, अब क्या बोला, इफ अ स्टूडेंट इज चोजन रैंडमली फ्रॉम 10th क्लास। ठीक है, मतलब अब हमारा सैंपल स्पेस क्या है, 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज अ गर्ल, तो हमारा सीधा क्या आएगा जी, हमारा 45 अपॉन 100, दिस इज 0.45 इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आपका ही फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक आध दो थोड़े से टफ लेवल वाले, एंड उसके बाद हम चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, अब तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी देखा, टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखा। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब हमने अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऐड करने के बाद क्या आता है, 1, मतलब सारे प्रोबेबिलिटीज का टोटल, इट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर हमें इंडिविजुअल इवेंट्स दिए रहेंगे, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नहीं वो चेकआउट करना है। कभी कभी एक क्वेश्चन दिया रहता है और सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन मोर देन 1 हो जाता है, तो भाई वो उस टाइप का रैंडम एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं रहता। ठीक है।